राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। अमित शाह ने वायनाड में भूस्खलन में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस घटना में जितने भी लोग हताहत हुए और घायल हुए हैं, उन सभी के परिवारजनों के साथ मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी की अब समाप्त हो चुकी शराब नीति से संबंधित मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, बीआरएस विधायक के कविता और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राउस आईएएस अकादमी के बेसमेंट में 3 यूपीएससी छात्रों की मौत पर एमसीडी, दिल्ली विकास प्राधिकरण, शहर सरकार, दिल्ली पुलिस और जांच अधिकारियों को फटकार लगाई। प्रवर्तन निदेशालय ने आयुष्मान भारत योजना में कथित धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के तहत हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस विधायक आरएस बाली और कुछ निजी अस्पतालों व उनके प्रवर्तकों के परिसरों पर छापेमारी की। राजस्थान की भाजपा सरकार ने गांधी दर्शन संग्रहालय के संचालन के लिए पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए गांधी वाटिका न्यास जयपुर अधिनियम 2023 को निरस्त कर दिया। मणिपुर के नवनियुक्त राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने 31 जुलाई को इम्फाल के राजभवन के दरबार हॉल में पद की शपथ ली। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का निदेशक नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन की एक संयुक्त टीम ने बिना पंजीकरण संचालित किए जा रहे एक कोचिंग सेंटर को सील कर दिया, जबकि 2 अन्य के बेसमेंट को सील कर दिया गया। दिल्ली की मंत्री अतिशी ने कहा कि आप सरकार पुराने राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबकर सिविल सेवा के 3 उम्मीदवारों की मौत पर आक्रोश के बीच कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने के लिए कानून लाएगी। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पार्टी के लोकसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बचाव करते हुए कहा कि उनकी जाति संबंधी टिप्पणी किसी व्यक्ति को लक्षित नहीं थी, क्योंकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। वायनाड भूस्खलन में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि 23 जुलाई को भारत सरकार ने केरल सरकार को पूर्व चेतावनी दी थी और ये कहा था कि 20 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होने की संभावना है और भूस्खलन की भी संभावना है। बावजूद इसके केरल सरकार ने चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में कई राज्य सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने इस प्रकार की चेतावनी का उपयोग करके शून्य हताहत आपदा प्रबंधन किया है। इसके साथ ही शाह ने यह भी कहा कि सरकार ने पूर्व चेतावनी प्रणाली के लिए 2014 के बाद 2000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसके तहत हर राज्य को 7 दिन पहले सूचित किया जाता है और यह सूचना साइट पर भी सभी के लिए उपलब्ध है। इस घटना में जितने भी लोग हताहत हुए हैं, जो घायल हुए हैं, वो सभी के परिवारजनों के साथ मैं मेरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। मैं सदन के सामने स्पष्टता करना चाहता हूं, 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई। मान्यवर, ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता था मान्यवर, मगर भारत सरकार की अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सवाल किए गए, इसलिए मैं कहता हूं प्लीज लिसन अस, मत चिल्लाइए, प्लीज रीड इट। जो वार्निंग भेजा है उसको पढ़िए जरा। और इस देश में कई राज्य सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने इस प्रकार की वार्निंग का उपयोग कर जीरो कैजुअलिटी डिजास्टर मैनेजमेंट किया है। मैं ओडिशा राज्य सरकार के लिए भी, उस वक्त हमारी नहीं थी, नवीन बाबू की थी, हमने 7 दिन पहले साइक्लोन का अलर्ट भेजा, सिर्फ एक व्यक्ति मारा गया, वो भी गलती से मारा गया। गुजरात सरकार को हमने साइक्लोन का अलर्ट 3 दिन पहले भेजा, एक पशु भी नहीं मरा साहब। भारत सरकार ने 14 के बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए 2000 करोड़ रुपया खर्च किया है और इसको साझा किया जाता है मान्यवर। 7 दिन पहले हर राज्य को सूचना भेजी जाती है और वो सूचना साइट पर सबके लिए भी उपलब्ध है, मान्य सांसदों के लिए भी उपलब्ध है। वर्षा के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम है, हीट वेव के लिए है,
तूफान के लिए है, चक्रवात के लिए है, यहाँ तक बिजली के लिए भी अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जो 10 मिनट पहले बिजली अक्षांश रेखांक के साथ कहां गिरेगी वो सीधा कलेक्टर को इन्फॉर्म करती। मैं तो मानता हूं जानकारी का अभाव होगा, जानकारी का अभाव है तो भी ठीक नहीं है, और राजनीति है मान्यवर तो बहुत दुखद है। मान्यवर, कई सारे राज्यों ने इसका उपयोग भी किया है और परिणाम भी आए हैं, और इस अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत मैं आज सदन को बताना चाहता हूं, 23 तारीख को ही मेरे ही अनुमोदन से 9 एनडीआरएफ की टीमें केरल के लिए रवाना हो गई थी कि वहां लैंडस्लाइड आ सकता है। भारत सरकार ने 9 एनडीआरएफ की टीमें विमान से वहां भेजी। मैं पूछ सकता हूं मान्यवर, इतना मुझे पूछते हैं सारे लोग, केरल सरकार ने क्या किया? नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, 2016 से ये प्रोजेक्ट चालू हुआ और 23 तक दुनिया की सबसे आधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम कहीं पर है तो भारत। एनडीआरएफ की बटालियन उतरने से भी अलर्ट अगर हो जाते तो काफी कुछ बच जाता, मगर मैं किसी पे दोषारोपण नहीं करना चाहता हूं। ये समय है केरल की सरकार के साथ खड़ा रहने का, केरल की जनता के साथ खड़ा रहने का, और जो लोगों की हानि हुई है उनके साथ खड़ा रहने का। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, नरेंद्र मोदी सरकार केरल की जनता और केरल की सरकार दोनों के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहेगी, किसी को संशय रखने की जरूरत। राष्ट्रीय राजधानी में कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के बाद से दिल्ली सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। इसी कड़ी में आप मंत्री अतिशी और दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान अतिशी ने कहा कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद केंद्र सरकार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून नहीं लाई है। वहीं उन्होंने बताया कि जिस प्रकार प्राइवेट स्कूल्स को एक कानून के तहत रेगुलेट किया जाता है, उसी प्रकार दिल्ली सरकार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए कानून लाएगी और कोचिंग में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स से भी इस पर सुझाव लिया जाएगा। वहीं दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने भी मीडिया से बात की और कहा कि बेसमेंट में चलने वाले कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं और 30 से ज्यादा बेसमेंट सील कर दिए गए हैं। जैसे हमने देखा कि इल्लीगल बिल्डिंग यूज की वजह से राजेंद्र नगर में इतनी बड़ी त्रासदी हो गई, इसके लिए हमें उम्मीद थी कि इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद और ये इतनी बड़ी कोचिंग इंडस्ट्री देश भर में होने के बाद केंद्र सरकार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून लेकर आएगी। लेकिन हमें इस बात का दुख है कि केंद्र सरकार ऐसी देशव्यापी इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए केंद्र सरकार ने किसी भी प्रकार की रेगुलेशन को इंट्रोड्यूस नहीं किया है। लेकिन दिल्ली सरकार केंद्र के कानून का इंतजार नहीं करेगी। जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूल्स को एक कानून के तहत रेगुलेट किया जाता है, उसी तरह से दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार एक कानून लेकर आएगी जो दिल्ली में चल रहे सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, चाहे वो IAS, IIT JEE, नीट, CUET, NDA किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हो, उन सबको रेगुलेट करने के लिए दिल्ली सरकार एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के तहत एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स रेगुलेशन एक्ट लेकर आएगी। इसमें कई पक्ष शामिल होंगे। तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का रेगुलेशन एक्ट आएगा उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट होगी, टीचर्स के क्या क्वालिफिकेशंस हैं ये स्पेसिफाई किया जाएगा। तीसरा, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फीस को रेगुलेट किया जाएगा। चौथा, इन कोचिंग सेंटर्स को मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग करने से रोका जाएगा। एंड लास्टली और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये जो प्रोसेस होगा जिससे कोचिंग सेंटर्स रेगुलेट होंगे, ये वन टाइम प्रोसेस नहीं होगा, रेगुलर इंस्पेक्शंस इन कोचिंग सेंटर्स की करी जाएंगी। ये कोचिंग सेंटर्स रेगुलेशन एक्ट लाने के लिए हम आज एक कमेटी बनाएंगे। इस कमेटी में दिल्ली सरकार के अफसर होने के अलावा हम दिल्ली के अलग अलग हिस्से के कोचिंग सेंटर, कोचिंग हब्स जो हैं, चाहे राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर,
इन कोचिंग हब्स के स्टूडेंट्स को भी शामिल किया जाएगा और जो स्टूडेंट्स अलग अलग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे IAS का हो, चाहे CA का हो, चाहे नीट JEE के एग्ज़ाम्स का हो, उनको इस कमेटी में शामिल किया जाएगा। हमने एक ईमेल एड्रेस भी इसके लिए बनाया है कि हम पब्लिक का फीडबैक इस कानून पे ले सकें, क्योंकि ऐसा कानून बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है उन छात्रों का फीडबैक लेना जो छात्र इस कोचिंग प्रक्रिया से गुज़र रहे हैं या जो छात्र इस कोचिंग प्रक्रिया से गुज़र चुके हैं। मैं ईमेल एड्रेस अनाउंस कर रही हूँ, coaching.law.feedback@gmail.com। मेरा दिल्ली के सभी लोगों से ये अपील है और ख़ासकर के छात्रों से ये अपील है कि आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। जो कोचिंग में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस एक्ट को बनाया जाएगा, रेगुलेशंस को बनाया जाएगा। हमारा ये मानना है कि ऐसा कानून ही एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है इस प्रकार की इलीगैलिटी और इस प्रकार की इरेगुलरिटी जो कोचिंग इंडस्ट्री में चल रही है उसको एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन देने का। जैसे जिस प्रकार से राजेंद्र नगर में ये दुखद घटना घटी, उसके बाद इमीडिएटली मैंने कमिश्नर MCD को एक चिट्ठी लिखी और निर्देश दिए कि जितने भी दिल्ली में इलीगल तरीके से चलने वाले कोचिंग सेंटर्स हैं, स्पेशली बेसमेंट्स में, उन सब पर एक्शन लिया जाए। साथ ही जो इंजीनियर, जो ऑफिसर इस घटना का जिम्मेदार है उस पर भी एक्शन लिया जाए। तो पिछले 3 दिनों में अप्रॉक्सीमेटली 30 से ज़्यादा जो कोचिंग सेंटर्स हैं, बेसमेंट्स हैं, उनको सील किया गया। मेजरली राजेंद्र नगर में, मुखर्जी नगर में, प्रीत विहार में, और पूरी दिल्ली में 200 प्लस, मतलब 200 से ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट जो इलीगल तरीके से बेसमेंट में चल रहे हैं उन सबको शो कॉज नोटिस दिया गया है और आज से और आने वाले समय में उन सभी कोचिंग सेंटर्स की बेसमेंट को सील किया जाएगा। दूसरा, हमने 2 ऑफिसर्स को सस्पेंड और टर्मिनेट किया है। पहले JEE को टर्मिनेट किया और AE को सस्पेंड किया। और राजेंद्र नगर इलाके में जितने भी कोचिंग सेंटर्स ने एनक्रोचमेंट की हुई है उन सब एनक्रोचमेंट पर हमने बुलडोज़र और JCB चलाई। उसके बाद एक इंक्वायरी रिपोर्ट, जैसे आतिशी जी ने बताया, वो भी हमें मिल चुकी है और आने वाले समय में डिटेल रिपोर्ट हमें मिलेगी और उस रिपोर्ट के मुताबिक हम आगे अपना एक्शन बनाएंगे। दिल्ली सरकार द्वारा कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेट एक्ट बनाने की घोषणा के बाद दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि 10 साल पूर्व भी यह एक्ट उतना ही आवश्यक था जितना आज है और इसी के साथ दिल्ली को PG रेगुलेशन एक्ट की भी उतनी ही जरूरत है, क्योंकि यह दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए मामले हैं। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों से पढ़ने के लिए दिल्ली आने वाले छात्र उतने ही असुरक्षित वातावरण में रहने के लिए बाध्य हैं। वहीं उन्होंने कहा कि यह खेदपूर्ण है कि पिछले 10 सालों में दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं किया और दिल्ली सरकार सरकारी विभागों की लापरवाही से हुई 3 छात्रों की मौत की जिम्मेदारी जवाबदेही से बचना चाह रही है। आज राजेंद्र नगर की घटना को हुए 4था दिन हो गया। दिल्ली सरकार का एक भी मंत्री वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिर्फ पल्ला झाड़ना है। जो उन्होंने अनाउंस किया है कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट लाना है, जैसा प्रवीण जी ने कहा, मैं भी एक ही बात कह रहा हूँ, इस एक्ट को लाने से पहले वहाँ जो फौरी उपाय कर रहे हैं उसके बारे में उनकी क्या राय है, उसका एक शब्द नहीं बोल रहा हूँ। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट जो आज कह रही है, तो 10 साल पहले भी इतना ही जरूरी था जितना आज है। और सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों, मैंने खुद आप लोगों के चैनल्स पे देखा है कि जिस तरह से बच्चे PG हाउसेज में रह रहे हैं, जैसे दबड़ों में ठूस दिया जाता है, उस PG हाउसेज के बारे में एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ साथ आपको PG हाउसेज के लिए एक एक्ट लाने की जरूरत है। और पिछले 10 साल में ये क्यों नहीं किया? और पूरा ब्लेम गेम MCD पे डाल दिया। मैं आज फिर पूछता हूं
कि दिल्ली फायर सर्विसेज ने एनओसी कैसे दे दी, इसका जवाब दिया। क्यों दिल्ली जल बोर्ड ने नालों की सफाई नहीं की? एक शब्द नहीं बोल रहे उसको, क्योंकि ये तीनों विभाग उनके पास आते हैं। सीवर की सफाई ना होना, बिना बेसमेंट को जांचे एनओसी देना, नालियों का अतिक्रमण एमसीडी, और पल्ला झाड़ा रहे। एक इंजीनियर सस्पेंड कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, हमारा काम खत्म। ये दिल्ली की सरकार है कि आज 4 दिन के बाद भी एक मंत्री वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। और मैं उनकी मेयर से भी पूछना चाहती हूँ, पूरी दिल्ली में घूमने के बजाय एक बार पूरा राजेंद्र नगर ही घूम ले कि अभी कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट और कितने पीजी हाउसेस हैं जो इलीगल चल रहे हैं, या अपना वार्ड घूम ले जहां से वो खुद पार्षद है, पटेल नगर से। एक फौरी 3 दिन का छलावा दिखाना है कि हाँ हमने ये घोषणाएं कर दी, हमारा काम खत्म। जिस रेगुलेशन एक्ट की ये बात कर रही हैं, अच्छा होता अगर मास्टर प्लान 2041 जो आने वाला है एक बार उसको पढ़ लेते। उस एक्ट में ऑलरेडी ये प्रोविजन है कि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं इनको यहां से ट्रांसफर कर कमर्शियल एरिया में ट्रांसफर किया जाए, ऑलरेडी प्रस्तावित है। अगर दिल्ली के मंत्री ने कुछ काम किया होता तो इन 10 सालों में इस पॉलिसी पे काम करके वो एरिया आइडेंटिफाई किए होते कि कहाँ का हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट लेके जाना है, कहाँ का एस्टेब्लिश करने है। कुछ नहीं किया है। और अगर ये हादसा ना होता तो इस एक्ट की बात भी नहीं होती। प्रेस कॉन्फ्रेंस से चलने वाली सरकार पूरे विषय को डाइल्यूट करना चाहती है, 4 घोषणाएं करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती है, उन 3 बच्चों की मृत्यु की जवाबदेही से बचना चाहती है। उनको जवाब देना पड़ेगा कि 10 साल में आपने किया क्या है। और आज लगभग 20 महीने हो गए दिल्ली नगर निगम में उनके शासन को। एमसीडी में हमें आने का मौका दीजिए, हम एमसीडी में ऐसा शासन लाएंगे कि पूरी दिल्ली एक उदाहरण बनेगी। ये सौरभ भारद्वाज का वीडियो है। आप तो एमसीडी को दिल्ली की सफाई का मॉडल कह रहे हैं। दिल्ली की सफाई का मॉडल हम ऐसा बनाएंगे कि पूरा देश फोन करके पूछेगा। आज पूरा देश पूछ रहा है, पूरा संसद पूछ रहा है, हाईकोर्ट पूछ रहा है, ये कौन सा मॉडल है सफाई का। मेरा अभी भी मानना है, जो बात हमने कल कही थी मैं आज भी कहता हूँ, दिल्ली में आप रेगुलेशन एक्ट लाइए नहीं लाइए, लेकिन दिल्ली में आज की तारीख में फौरन जितने भी पीजी हाउसेज हैं, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, इमीडिएट समयबद्ध सीमा के अंदर उनका सुरक्षा ऑडिट कराना बहुत जरूरी। ये एक हादसा जो है ये अलार्मिंग है उन सब बच्चों के लिए भी जो देश से भर से यहाँ दिल्ली में अपना भविष्य बनाने आते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट तो निगाह में आ गया, लेकिन जिस तरह से वो पीजी हाउसेज में रह रहे हैं वो अपने आप में बहुत खतरनाक है। और दिल्ली की सरकार फ्यूचर प्लान के लिए कितनी तैयार है वो आज उनकी घोषणा से पता चलता है कि जब हम कह रहे हैं कि 2041 में ऐसा प्रोविजन है, तो आप बताएं कि पिछले 10 सालों में आपने उस संभावना को देखते हुए क्या काम किया। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने के बाद G20 में भारत की अध्यक्षता में जो ऐतिहासिक आयोजन हुआ, उसी स्तर का ग्लोबल आयोजन वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग के रूप में आज समाप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार हो रहा है जब भारत वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की अध्यक्षता के साथ भारत को वर्किंग कमेटी की मीटिंग आयोजित करने का अवसर मिला। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विश्व धरोहर समिति की बैठक उन उदाहरणों में से एक है जो G20 की अध्यक्षता के बाद भारत की क्षमता में वृद्धि को दर्शाता है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने के बाद G20 में भारत की प्रेसिडेंसी में जो एक ऐतिहासिक आयोजन हुआ,
उसी स्तर का एक ग्लोबल आयोजन वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग के रूप में भारत में आज समाप्त होने वाला है। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन की विश्व की ऐसी ऐतिहासिक महत्व की धरोहरें जिनको विश्व धरोहर के रूप में चिन्हित किया जाए, वो पूरी किसी एक देश की नहीं अपितु पूरी मानवता की धरोहर है, पूरी मानव जाति की धरोहर है। ऐसा मानते हुए उनके रखरखाव, उनके संरक्षण के विषय में जो 195 देशों ने समझौता किया था, भारत भी उनका सिग्नेटरी है। 1972 से लेकर के अब तक इस कन्वेंशन के तहत भारत को इसकी वर्किंग कमेटी में, जो एक तरह से इसका स्टीयरिंग ग्रुप होता है, उसमें काम करने का अवसर मिला। लेकिन ये पहली बार है कि भारत को अध्यक्षता के साथ साथ में भारत में वर्किंग कमेटी की मीटिंग, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग जो है वो आयोजित करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला। बहुत थोड़ा सा समय था, सरकार बनने के बाद मात्र 40 दिन से भी कम समय में ये निर्णय करके, और इतना बड़ा आयोजन जिसमें दुनिया के 165 से ज़्यादा देशों के प्रतिभागी सम्मिलित होने थे, दुनिया भर के लगभग 2000 से ज़्यादा डेलीगेट्स जिस कार्यक्रम में उपस्थित होने थे, ऐसा कार्यक्रम आयोजित कर और सफलतापूर्वक आयोजित कर भारत की जो कैपेसिटी G20 के बाद में बढ़ी है, और सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत ने ये क्षमता अर्जित की है, उसका एक नायाब उदाहरण जो है वो देखने को मिला है। इस वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग के बाद मीटिंग में हम लोगों के लिए ये सौभाग्य का विषय है कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग में जो देश में पहली बार आयोजित हुई, उसमें भारत की एक और पूरा महत्व की संपदा, ऐतिहासिक महत्व की संपदा, असम के सरायदेव जिले में स्थित जो मॉयदाम्स हैं, ताई अहोम डायनेस्टी, जिसने 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक उस पूरे क्षेत्र में शासन किया था, उनके बरियल ग्राउंड्स जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाता था, वहां जिस तरह की अवसंरचना बनाई जाती थी ट्रेडिशनली, वो सीरीज ऑफ ऐसी अवसंरचनाओं को, इंफ्रास को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में सम्मिलित किया गया है। और इसके साथ ही भारत की ये 43वीं संपदा होगी, जो ताजमहल, जो और कुतुब मीनार और सूर्य मंदिर, इन सब की श्रृंखला में एक और संपदा भारत की जुड़ी है। इसके साथ साथ में जो टेंटेटिव लिस्ट है, उसमें 53 साइट्स अब तक भारत की तरफ से ऑलरेडी सबमिट की जा चुकी है, जो एक्सेप्टेड है, और आने वाले वर्षों में उन साइट्स को भी कंसीडर करते हुए वो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आए, ऐसे प्रयास भारत की तरफ से किए जा रहे हैं। भारत के लिए ये निश्चित ही गर्व का विषय है कि पिछले 10 वर्षों में, जहां एक वर्ष में एक ही प्रॉपर्टी को कोई देश नामित करवा सकता है, माननीय मोदी जी के शासनकाल के 10 वर्षों में हमने 13 प्रॉपर्टीज को इस लिस्ट में इंस्क्राइब कराने में सफलता प्राप्त की है। G20 ग्रुप में भी, G20 की बैठक के समय में भी, जो भारत की अध्यक्षता में हुई, एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ, जहां भारत की पहल पर जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, पहले मिलियन डेवलपमेंट गोल होते थे, उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूएन ने डिसाइड किए 2015 से 30 के लिए। 2030 के बाद के डेवलपमेंटल फ्रेमवर्क में कल्चर को एज ए स्टैंड अलोन गोल रखा जाए। अभी तक कल्चर दूसरे गोल्स जो हैं हमारे, उनके साथ में एक सहभागी के रूप में, एक सहयोगी के रूप में कल्चर को चिन्हित किया गया है। लेकिन सांस्कृतिक महत्व के विषयों को देखते हुए, उनकी क्षमता को देखते हुए कि उसके कारण से रोजगार सृजन हो सकता है, उसके कारण से जो है लोगों का सांस्कृतिक मूल्यों के साथ जुड़ाव हो सकता है, भारत ने एडवोकेसी की। भारत की पहल पर, भारत के लगातार प्रयासों के चलते हुए G20 में कल्चरल ग्रुप ने जो निर्णय किया था कि इसे आने वाले समय में 2030 के बाद में के डेवलपमेंटल फ्रेमवर्क में स्टैंड अलोन गोल के रूप में परिभाषित किया जाए, ये भारत की पहल और भारत के ऐसे वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर भारत के बढ़ते हुए प्रभुत्व का परिचायक है। G20 के लीडरशिप सम्मेलन में जो दिल्ली में आयोजित हुआ, इसको G20 कंट्रीज के सभी राष्ट्राध्यक्षों ने इसको एक स्वर से स्वीकार किया कि आने वाले 2030 के बाद के डेवलपमेंटल फ्रेमवर्क में जो कल्चर को एक स्टैंड अलोन गोल के रूप में
माना जाए, रखा जाए, ये निश्चित ही भारत की एक बहुत बड़ी सफलता है। लखनऊ में भाजपा ओबीसी मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि ओबीसी समाज उस तबके से संबंधित है जिनकी अपेक्षा, आकांक्षा है और जिनके मन में सामाजिक जीवन और राष्ट्रीय जीवन के साथ आगे बढ़ने का जज्बा है। वहीं सीएम ने विपक्षी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगाया था। कांवड़ यात्रा केवल शिव भक्ति ही नहीं बल्कि इसके साथ रोजगार भी जुड़ा हुआ है और कांवड़ यात्रा से छोटे दुकानदारों और हस्तशिल्पियों को रोजगार भी मिलता है। ओबीसी मोर्चा से जुड़े हुए सभी प्रदेश कार्य समिति के सदस्यगण, क्षेत्र और जनपद स्तर पर कार्य करने वाले सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आप सब समाज के उस तबके से संबंधित हैं, उन्हें प्रतिनिधित्व देते हैं जिनकी अपेक्षा है, जिनकी आकांक्षा है और जिनके मन में समाज जीवन और राष्ट्र जीवन के साथ आगे बढ़ने का एक जज्बा है। जब कोई समाज अपने स्व का बोध खोता है तो उसके सामने पहचान का एक संकट खड़ा होता है और कुछ ऐसा ही षड्यंत्र इस समाज के साथ किया गया जो आज अपने को पिछड़ा वर्ग कहता है। उस समाज के साथ जो अपने बल से, अपने बुद्धि से, अपने पौरुष से भारत को भारत बनाने, भारत को सोने की चिड़िया बनाने, भारत को समृद्धि के नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का जज्बा रखता था। जब एक साजिश के तहत उसे आपस में ही लड़ा करके उसके सामने उसके सत्व के बोध को समाप्त करवा दिया गया तो एक पहचान का संकट न केवल इस समाज के सामने बल्कि पूरे देश के सामने आ गया था। इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा चल रही है, उसके साथ लगे हुए छोटे गांव के दुकानदारों का रोजगार, उसके साथ जुड़े हुए वे सभी अन्य कार्य जो उस यात्रा के साथ चलते थे, जिनकी आजीविका चलती थी। एक यात्रा वर्ष भर के लिए उनके पास इतनी आमदनी करती थी कि वे उस आमदनी को फिर कहीं लगाते थे, उससे कई गुना मुनाफा कमा करके फिर अपने और अपने परिवार की भी और देश की समृद्धि में भी अपना योगदान देते थे। लेकिन पिछली सरकारों ने इसको रोकने का काम किया था। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना आपके सामने है। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस ने देश के अंदर 60 प्रदेश के अंदर 60 वर्षों तक शासन किया। समाजवादी पार्टी की 4-4 बार प्रदेश में सरकार थी। इन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए कार्य क्यों नहीं किया? पीएम विश्वकर्मा और मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के साथ जुड़े हुए, माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए इन सभी कार्यों को जो आज केंद्र और राज्य सरकारें चला रही हैं, क्या इसके साथ ओबीसी का रोजगार नहीं जुड़ा हुआ है? मैं आप सबके इस कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं, आपसे आग्रह करता हूं कि आप लोग प्रदेश के सभी जनपदों से आए हैं, अपने जनपदों में समाज को जागरूक करने, शासन की योजनाओं को पहुंचाने, समाज से जुड़े हुए तबकों को सही तथ्यों से अवगत कराने और समाज की एकजुटता के लिए कार्य करेंगे तो मुझे लगता है कि इससे न केवल समाज को बल्कि प्रदेश को और देश को लाभ होगा और आने वाली पीढ़ियां आपके इस कार्य के लिए आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सावन मास में देवादिदेव महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम